Hello students, welcome to DNA classes, and today's video is not about any particular topic of chemistry but it is related with the tips for your best performance in your chemistry paper. Chemistry paper में आप अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं, इसी को लेकर कुछ लास्ट मोमेंट की टिप्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगी. आई एम श्योर इन टिप्स की हेल्प से आपका परफॉर्मेंस सुधरेगा और आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस केमिस्ट्री पेपर में दे पाएंगे. ये टिप्स आपको हेल्प करेंगी आपका बेस्ट परफॉर्मेंस देने में. ठीक है, आपको ये तो आइडिया है कि हमारा जो केमिस्ट्री का पेपर है, इस पेपर 70 मार्क्स का है और 3 आवर्स आपको मिलने वाले हैं. तो आपको 70 मार्क्स का ये पेपर 3 आवर्स में कंप्लीट करना है. सेकेंड थिंग, आपका जो पेपर आएगा केमिस्ट्री का वो सेक्शंस में होगा. सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई सेक्शंस होंगे पेपर में. तो 5 सेक्शंस का आपका ये केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है, जिसमें जो ए सेक्शन होगा वो एमसीक्यूज़ का होगा और इसमें टोटल 18 एमसीक्यूज़ होंगे 1 मार्क के लिए. मतलब हमारा ए सेक्शन 18 मार्क्स के लिए होगा. सेक्शन बी जो है वो उसमें 7 क्वेश्चंस होंगे. ये 2 मार्क क्वेश्चंस होंगे जिनको हम बोलते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस होंगे. मतलब ये हमारा सेक्शन होने वाला है 14 मार्क्स के लिए. नेक्स्ट यदि सेक्शन सी का बात करूं तो सेक्शन सी जो है वो 5 क्वेश्चंस का बना होगा. इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे. शॉर्ट आंसर्स हम इनको बोलते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे ये. और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यदि बोलूं तो इसमें 5 टोटल क्वेश्चंस आएंगे. तो 3 × 5 टोटल ये होगा 15 मार्क्स का सेक्शन होगा. अब आते हैं हम सेक्शन डी पर. ये इस सेक्शन डी में 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे. एक्चुअली ये क्वेश्चन होंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. 4 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा. टोटल 2 क्वेश्चंस हैं. तो ये सेक्शन होने वाला है हमारा 8 मार्क्स का. तो ये हो गया 8 मार्क्स. इसके पहले वाला 15, इसके पहले वाला 14 और सबसे पहले वाला 18 मार्क्स का. लास्ट हमारा जो ई सेक्शन है वो लॉन्ग क्वेश्चंस वाला है, लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस का है. टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे. ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 5 मार्क्स. तो ये सेक्शन होगा टोटल 15 मार्क्स के लिए. तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे केमिस्ट्री पेपर का. अब थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात कर लें कि जब आपके पास केमिस्ट्री पेपर मिले आपको तो आपने क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या करना है आपने. सबसे पहले तो सबसे पहली चीज़, जब आपके हाथ में पेपर आएगा आपने रिवर्स ऑर्डर में इसको पढ़ना स्टार्ट करना है. रिवर्स ऑर्डर रीडिंग आपने स्टार्ट करनी है. सबसे पहला टिप मैं आपको दे रही हूँ, आपको पेपर पीछे से स्टार्ट करना है. बैक साइड से आपको पेपर पढ़ना स्टार्ट करना है. मतलब सेक्शन ई से आप स्टार्ट करेंगे पेपर को पढ़ना. रिवर्स ऑर्डर में पढ़ते हुए आप एमसीक्यू तक आएंगे और एमसीक्यू फिर आप सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, इससे 2 फायदे होंगे बेटा. एक फ़ायदा ये होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस सेक्शन में आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इंटरनल चॉइस भी रहेगी कुछ क्वेश्चंस में. तो आप वहीं जब आप रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चंस पढ़ेंगे आपने डिसाइड कर लेना है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन अच्छे से आता है. दूसरी चीज़, आपको ये आइडिया लग जाएगा, टाइम मैनेजमेंट का आइडिया आपको लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और आपको कितना टाइम किस क्वेश्चन में लगने वाला है. तो रिवर्स ऑर्डर रीडिंग आपको ध्यान रखनी है. इससे आपको क्वेश्चंस का आइडिया लगेगा, साथ में आपको टाइम मैनेजमेंट का आइडिया भी हो जाएगा, किस क्वेश्चन में किस सेक्शन में आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है. डोंट वरी, कोई क्वेश्चन यदि आपको नहीं आ रहा है उस टाइम उसको बिल्कुल अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिएगा. हम बाकी क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे और लास्ट में वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे. तो अभी रिवर्स ऑर्डर रीडिंग केवल इसलिए करना है ताकि हमको क्वेश्चंस का आइडिया हो, हमको चॉइस हम डिसाइड कर पाएँ और प्लस टाइम मैनेजमेंट हो सके. इसके बाद जो सेकेंड टिप मैं आपको बता रही हूँ, अब आप आ गए पीछे से पढ़ते हुए एमसीक्यू पर. जब आप आ गए हैं तो एक और चीज़, एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको ऑर्डर में ही अटेम्प्ट करने हैं. मतलब अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन गिवन ऑर्डर. ऐसा नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, ऐसा बोर्ड की तरफ से कोई रूल नहीं है. बट कोशिश करिए कि आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन या ABCD, कोशिश करिए कि आप उसी सीक्वेंस में अटेम्प्ट करें. हाँ, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको उस समय नहीं बन रहा है, या तो आप उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए या तो उसको आप 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आप बाद में अटेम्प्ट करें. बट ऑर्डर वही रखिए जो कि क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ हो. ये एग्जामिनर को हेल्प करता है पेपर चेकिंग में. आप एग्जामिनर को जितना ईजी, जितना कंफर्टेबल रखेंगे चेकिंग में, आपके लिए परेशानी उतनी ही कम होगी. तो ट्राई करिए कि आप क्वेश्चंस जो हैं वो जिस ऑर्डर में पेपर में दिए हैं उसी ऑर्डर में आप उनको अटेम्प्ट करें. एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलूं कि जो आप पेपर लिखें वो नीट एंड क्लीन हो,
मतलब आपका जो वर्क होना चाहिए वो बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कट मत करिए, बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग मत करिए। यदि कोई इक्वेशन गलत हो गई है उसको कट करके न्यू इक्वेशन लिख दीजिए, उसी पर ओवर राइटिंग मत करिए। तो ये कुछ जनरल टिप्स हैं। अब हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करेंगे वो सेक्शन ए का MCQ अटेम्प्ट करेंगे। और MCQ जब आप अटेम्प्ट करें, आपने जो भी आंसर है आपका, यदि आंसर A है या B है या C है, आपने वो ABC ज़रूर लिखना है कि आंसर A का मान लीजिए L/A है, सेल कांस्टेंट आपसे पूछा गया है और आपका जो ऑप्शन है वो सही आंसर है L/A, वो जो कि A ऑप्शन में दिया हुआ है। आप ये ऑप्शन ज़रूर लिखिए, ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन आप इस तरीके से यदि आंसर लिखेंगे, ये आंसर सही तरीका नहीं है लिखने का। आप उसका ऑप्शन ज़रूर लिखिए, A, B, C, D में से जो भी चॉइस है वो आंसर में ज़रूर आना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ MCQ में आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, असर्शन रीज़न के कुछ क्वेश्चंस आपको इसी MCQ वाले सेक्शन में मिलने वाले हैं। तो असर्शन और रीज़न वाला जो क्वेश्चन है अच्छे से देखिए, क्या गिवन असर्शन करेक्ट स्टेटमेंट है और रीज़न क्या करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर आप देखिए क्या ये रिलेटेड है एक दूसरे से, क्या रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद आप जो ऑप्शन लेने वाले हैं, आप जो आंसर लिखने वाले हैं, इस आंसर में आपने ये नहीं लिखना है कि गिवन असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। आपने केवल जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको ऊपर A और B और C, उसमें से जो भी आपको करेक्ट लग रहा है कि बोथ आर इनकरेक्ट या असर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज गलत, तो ये ABC में वो आपको क्वेश्चन पेपर में ऑप्शंस देंगे। आपको केवल वो ऑप्शन लिखना है, उसके स्टेटमेंट नहीं लिखना है। नेक्स्ट जो टिप मैं आपको देने जा रही हूँ, जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो रखनी है न्यूमेरिकल्स के बारे में। जो न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि हमारे केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से या काइनेटिक्स से कुछ न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं। सबसे पहले जब न्यूमेरिकल आपको नहीं आ रहा है या आ भी रहा है, सबसे पहले जो भी चीज़ें गिवन है आप गिवन लिख लीजिए। इससे आधा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। जो फाइंड करना है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो गिवन चीज़ें लिख दीजिए आप कि क्या क्या गिवन है। दूसरा, उस गिवन चीज़ के लिए जो चीज़ हमको फाइंड करनी है, मान लीजिए डेल्टा TB फाइंड करना है या हाफ लाइफ फाइंड करना है, तो उसके लिए आप जो फार्मूला यूज़ करने वाले हैं वो फार्मूला लिख दीजिए। फार्मूला ज़रूर लिखिए। बाद में इस फार्मूले में आपने वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेशंस करना है। तो आपने ऑर्डर रखना है न्यूमेरिकल के लिए। पहले आपको लिखना है गिवन थिंग्स, फिर आपको लिखना है फार्मूला यूज्ड, फिर आपने उस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी है और कैलकुलेट करना है। आफ्टर कैलकुलेशन आपने रिजल्ट लिखना है और इस रिजल्ट को विथ यूनिट आपको एक्सप्रेस करना है। देखिए, न्यूमेरिकल में हर पॉइंट पर मार्क्स होते हैं, हर पॉइंट पर नंबर होते हैं। यदि 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है तो यदि आपने फार्मूला लिखा हुआ है 1 मार्क उसका मिल जाएगा। कैलकुलेशन यदि करेक्ट किया है 1 मार्क आपको उसका मिल जाएगा। रिजल्ट में यूनिट के साथ आपने सही एक्सप्रेस किया हुआ है रिजल्ट, 1/2 मार्क या 1 मार्क, जो भी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। कैलकुलेशन गलत भी हो जाता है तो आपको फार्मूला के मार्क्स मिलेंगे, गिवन थिंग्स लिखने के आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे, आपने ये पॉइंट ज़रूर लिखना है। आपको इन पॉइंट्स पर अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात कर लूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आएंगे, यदि राइट इक्वेशंस ओनली, तो आपको केवल इक्वेशंस लिखनी है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। यदि क्वेश्चन में मेंशन है कि राइट केमिकल इक्वेशन, तो राइट डाउन ओनली केमिकल इक्वेशन। हाँ, ये ज़रूर करिए कि आप नेम ऑफ रिएक्टेंट, जब आप इक्वेशन लिखिए ना, तो नेम ऑफ रिएक्टेंट एंड जो मेन प्रोडक्ट होगा वो उसके नीचे, फॉर्मूले के नीचे उनके नाम लिख दीजिए। रिएक्टेंट का नेम और प्रोडक्ट का नेम उसके फॉर्मूले के नीचे लिख दीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है यदि उन्होंने राइट केमिकल इक्वेशंस ओनली दिया हुआ है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक में जो चीज़ है, यदि रीज़न दिया हुआ है और आप उस रीज़न को यदि रेजोनेंस के बेसिस पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो रेजोनेंस को आप एरो डायग्राम के थ्रू बताएंगे। यदि उसके एक्सप्लेनेशन में रेजोनेंस है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप एरो डायग्राम से शो करिए। फिर आप डिस्क्रिप्शन नहीं भी लिखते हैं, थ्योरी आप नहीं भी लिखते हैं, तो वो अंडरस्टूड होता है। एरो प्रॉपर बनाइएगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी करेक्ट बनाइएगा, तो आपका आंसर एक्सप्रेसिव होगा और कंप्लीट कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट, जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यदि मैं बोलूँ तो वो है कन्वर्जन्स, जो आई थिंक
बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो है ये कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स वही दिए जाएंगे जो आपने किसी टॉपिक में, किसी चैप्टर में प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ी हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। कई बार ये होता है कि प्रिपरेशन मेथड्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करके कोई कन्वर्जन पूछा जाता है। देखिए, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चंस अटैम्प्ट ज़रूर करिएगा। ऑप्शन का क्वेश्चन यदि आप अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं और ये कंपलसरी क्वेश्चन बन रहा है आपके लिए, अटैम्प्ट ज़रूर करिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ये करिए कि कन्वर्जन में केवल इक्वेशंस लिखी जाती हैं, तो राइट ओनली इक्वेशन। और अगेन मैं बोल रही हूँ कि जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम लिख दीजिए और जहाँ जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे उसका नाम लिख दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिया जाता है कि आपने बनाना है बेंजीन्स, आपने बनाना है प्रोपीन से। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको ले रही हूँ कि हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल। ये आपको एक कन्वर्जन दिया गया है। कोई भी कन्वर्जन दिया जाए, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आपका ये है। स्टार्टिंग पॉइंट का आप फॉर्मूला लिख दीजिए। प्रोपीन 3 कार्बन वाला डबल बॉन्ड वाला आपने स्ट्रक्चर बना देना है। आपको यहाँ से इस चीज़ को कन्वर्ट करना है प्रोपेन टू ऑल, मतलब CH3 और सेकेंड कार्बन पर आपने OH ग्रुप लगा देना है। ये चीज़ आपने बनानी है। जब आप इतना लिख लेंगे किसी भी कन्वर्जन में, जब आप ये लिख लेंगे, आपको धीरे से आइडिया लगने लगेगा कि इस डबल बॉन्ड को मैं कैसे ख़त्म करूं। इस डबल बॉन्ड को ख़त्म करके मुझे यहाँ OH ऐड करना है और यहाँ H ऐड करना है, और ये पॉसिबल है थ्रू द हाइड्रोलिसिस, थ्रू द एडिशन ऑफ वाटर। एसिडिक कंडीशन में जब आप प्रोपीन में वाटर ऐड करेंगे, यू विल गेट प्रोपेन टू ऑल, क्योंकि ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही होता है। तो इसी तरीके से यदि आपको कोई भी कन्वर्जन दिया हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे बेंजीन टू फिनॉल आपसे बोला गया कन्वर्ट करने के लिए, आप कुछ मत करिए। सबसे पहले काम आपने ये करना है कि जहाँ से स्टार्ट करना है उसका स्ट्रक्चर बना दीजिए और जहाँ एंड करना है उसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। और फिर आपने याद करना है कि बेंजीन पर मैं कैसे OH ग्रुप ऐड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके केमिस्ट्री पेपर में। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।